नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी सोचिए अगर एक ऐसी घड़ी होती जो ये बताए कि हम सब मतलब पूरी मानवता एक वैश्विक तबाही के कितने करीब हैं। ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है। ऐसी एक घड़ी असल में मौजूद है और आज हम उसी डूम्सडे क्लॉक यानी प्रलय की घड़ी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और जो हालिया अपडेट है 30 जनवरी 2026 का, उसने तो सबको चौंका दिया है। घड़ी को आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड पहले सेट किया गया है। इतिहास में हम आधी रात के इतने करीब कभी नहीं थे। कभी नहीं। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। ये घड़ी आखिर है क्या, इसका समय कौन तय करता है, और सबसे बड़ा सवाल, ये जो आधी रात से 85 सेकंड हैं, इसका हमारे लिए असल में क्या मतलब है। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बात से शुरू करते हैं। ये डूम्सडे क्लॉक क्या चीज है? क्या इस सच में कोई दीवार पे लगी घड़ी है जिसे हम देख सकते हैं? नहीं नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल मतलब एक प्रतीकात्मक घड़ी है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। अच्छा, इसे एक रूपक की तरह समझिए, एक प्रतीक जो हमें ये दिखाता है कि हम इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी की वजह से खुद को तबाह करने के कितने नजदीक आ गए हैं। आपने कहा इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो मतलब ये भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मानव निर्मित खतरों पर है। ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, और शुरू में तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज थी, परमाणु हथियार। और इसके पीछे है कौन, मतलब कौन है जो इसे चला रहा है? इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स नाम की एक संस्था मैनेज करती है। ये एक नॉन प्रॉफिट संगठन है, कोई सरकारी संस्था नहीं। और इसकी स्थापना पता है किसने की? 1945 में उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था। अरे वाह। मतलब जिन लोगों ने पहला परमाणु बम बनाया। जी हाँ। वही लोग दुनिया को बचाने के लिए ये चेतावनी दे रहे थे। ये तो इसमें एक अजीब सी आयरनी है। बिल्कुल, क्योंकि वो किसी से भी बेहतर जानते थे कि उन्होंने क्या चीज बना दी है। वो दुनिया को आगाह करना चाहते थे। इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि इस घड़ी की कोई कानूनी या वैधानिक शक्ति नहीं है। ये बस एक चेतावनी है। सिर्फ एक चेतावनी। तो फिर ये वैज्ञानिक इसका समय तय कैसे करते हैं? क्या ये बस एक अंदाजा होता है कि हाँ दुनिया थोड़ी ज्यादा खतरनाक लग रही है? नहीं, ये अंदाजा तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा। समय का फैसला बुलेटिन का विज्ञान और सुरक्षा बोर्ड करता है, और वो अपने बोर्ड ऑफ स्पॉन्सर से भी सलाह लेते हैं, जिसमें कई नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। ओहो, मतलब बड़े बड़े नाम जुड़े हैं इससे। जी, ये लोग दुनिया भर के डेटा, राजनीतिक घटनाक्रम, इन सब का विश्लेषण करते हैं और फिर तय करते हैं कि घड़ी की सुइयां कहाँ होनी चाहिए। और इसका जो प्रतीकवाद है वो तो बहुत सीधा और असरदार है। आधी रात मतलब प्रलय, सर्वनाश। हाँ। और हम उस आधी रात से कितने सेकंड या मिनट दूर हैं ये हमारी हालत बताता है। पर यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। वो क्या? ये कोई काउंटडाउन नहीं है, मतलब कोई उल्टी गिनती नहीं है जो सिर्फ आगे ही बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो ये पीछे भी जा सकती है? बिल्कुल। अगर दुनिया के हालात सुधरते हैं तो सुइयां पीछे भी जाती हैं, और ऐसा हुआ भी है। 1947 से अब तक इसे 27 बार रीसेट किया जा चुका है, कभी आगे तो कभी पीछे। तो शुरुआत तो इसकी परमाणु खतरों से हुई थी, ये बात तो समझ आती है, क्योंकि इसे शुरू ही परमाणु वैज्ञानिकों ने किया था। बिल्कुल। 1947 में जब घड़ी पहली बार आई तो खतरा सिर्फ एक था, परमाणु युद्ध। उस वक्त घड़ी आधी रात से 7 मिनट दूर थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में बताया, आज हम 8.5 सेकंड पर हैं, और वजह सिर्फ परमाणु हथियार नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन भी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। 2007 में बुलेटिन ने यह माना कि मानवता के अस्तित्व पर सिर्फ परमाणु बम का ही खतरा नहीं है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को भी एक उतना ही बड़ा अस्तित्वगत खतरा माना और उसे घड़ी के आकलन में शामिल कर लिया। और अब क्या लिस्ट में कोई नया खतरा भी जुड़ गया है? हाँ, हाल के कुछ सालों में एक और कैटेगरी जुड़ी है, विघटनकारी प्रौद्योगिकियां, मतलब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैविक खतरे जैसे लैब में बनाए गए वायरस, ये ऐसे नए खतरे हैं जिनका हम शायद अभी पूरी तरह से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो परमाणु हथियार, जलवायु परिवर्तन और अब एआई, ये लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। हाँ, और जैसा आपने पहले कहा था, जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ये घड़ी किन चीजों को ट्रैक नहीं करती। इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंसानी हस्तक्षेप से पैदा हुए खतरों पर है। तो इन सब का मतलब क्या है? जैसा आपने कहा, ये असली घड़ी नहीं है, इसके पास कोई कानूनी ताकत नहीं है, तो फिर हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसके 3 मुख्य कारण हैं
जो इसे सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा बनाते हैं। बताइए वो क्या है? पहला है एजेंडा तय करना। देखिए, परमाणु हथियार या जलवायु विज्ञान ये बहुत ही जटिल मुद्दे हैं। हाँ, आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये घड़ी उन सभी जटिल बातों को एक सरल, शक्तिशाली तस्वीर में बदल देती है। हम आधी रात के कितने करीब हैं, ये एक बातचीत शुरू करने का जरिया बन जाती है। मतलब ये कि पहले जो बातें सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों और जनरलों के बंद कमरों में होती थीं, हाँ, इस घड़ी ने उस दरवाजे को आम जनता के लिए खोल दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही इसका दूसरा महत्व है, रणनीति का लोकतंत्रीकरण। इसने इन गंभीर विषयों को विशेषज्ञों की गुप्त भाषा से निकालकर सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया। और तीसरा? तीसरा, ये एक तरह से राजनीतिक बैरोमीटर है। मतलब दुनिया की राजनीति का वेदर रिपोर्ट। अच्छा, ये दिलचस्प है। जब बड़े देश आपस में बात करते हैं, हथियार नियंत्रण संधियों पर साइन करते हैं, तो घड़ी की सुइयां पीछे चली जाती हैं। जब तनाव बढ़ता है तो ये आधी रात के करीब आ जाती हैं। तो ये दुनिया का ध्यान खींचने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। पर यहीं एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। अगर ये इतनी प्रभावशाली है, तो हम इतिहास के सबसे खतरनाक पॉइंट 85 सेकंड पर क्यों अटके हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी चेतावनी अब बेअसर हो गई है? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। इसकी प्रभावशीलता को लेकर कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। जैसे कि? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है मानसिक सुन्नापन। साइकिक नंबिंग। हाँ, मतलब जब आपको रोज रोज कोई डराए कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो एक दिन आपका डर ही खत्म हो जाता है, आप सुन्न हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। चेतावनियों के प्रति हम संवेदनहीन हो जाते हैं। बिल्कुल। और लगातार खतरे की घंटी सुनने से लोगों में एक्शन लेने की जगह एक तरह का पैरालिसिस आ जाता है। वो सोचते हैं अगर सब इतना ही बुरा है तो मैं अकेला क्या ही कर लूंगा। ये मैं समझ सकती हूँ। हर साल एक ही बुरी खबर सुनना थका सकता है। और क्या चुनौतियां हैं? दूसरी है राजनीतिक गतिरोध, पॉलिटिकल ग्रिडलॉक। ये घड़ी दुनिया को ये बताने में तो बहुत सफल है कि हम खतरे में हैं, लेकिन ये उन राष्ट्रीय हितों और राजनीतिक जिद को दूर नहीं कर पाती जो असल में हथियारों की होड़ को बढ़ावा देते हैं। मतलब नेता कह सकते हैं हाँ हाँ हम भी बहुत चिंतित हैं, और फिर असल में कुछ ना करें। बिल्कुल। और तीसरी चुनौती है उलझा हुआ संदेश। परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, एआई, दुष्प्रचार, इन सभी को एक ही घड़ी में मिलाने से किसी एक खतरे की गंभीरता कम हो सकती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे डॉक्टर कहे कि आपको दिल की बीमारी भी है और पैर में मोच भी, पर इलाज के लिए गोली एक ही है। क्या बढ़िया मिसाल दी आपने। बिल्कुल यही बात है। आप समझ ही नहीं पाते कि पहले किसका इलाज करना है। क्या परमाणु युद्ध का अचानक आने वाला खतरा जलवायु परिवर्तन के धीमे जहर के बराबर है? और कोई चुनौती? हाँ, आखिरी है घटता हुआ असर। अगर घड़ी दशकों तक आधी रात के इतने करीब बनी रहती है और कोई बड़ी तबाही नहीं होती, तो इसका शॉक वैल्यू खत्म हो जाता है। सही बात है। अगर हम 10 साल तक सुनते रहें कि हम 90 सेकंड दूर हैं, तो 11वें साल में ये खबर उतनी चौंकाने वाली नहीं लगेगी। तो क्या ये घड़ी कभी बहुत पीछे भी गई है? मतलब क्या कभी ऐसा वक्त आया जब लगा हो कि हम सच में सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 1991 में देखने को मिला था। शीत युद्ध के खत्म होने पर। हाँ, शीत युद्ध खत्म होने के बाद घड़ी को आधी रात से 17 मिनट दूर कर दिया गया था। 17 मिनट! वो इतिहास में सबसे सुरक्षित माना गया समय था। वाह! और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और रूस ने स्टार्ट जैसी महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण संधियों पर दस्तखत किए थे। तो मतलब ठोस राजनीतिक कार्रवाइयां सच में सुइयों को पीछे धकेल सकती हैं। बिल्कुल। और ये सभी संधियां एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि की भावना को आगे बढ़ाती हैं, जिसे परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी कहते हैं। एनपीटी? जी। एनपीटी के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, निरस्तीकरण, यानी जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो उन्हें कम करेंगे। दूसरा, अप्रसार, मतलब जिनके पास नहीं है वो बनाएंगे नहीं। और तीसरा? ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, मतलब सभी देशों को शांतिपूर्ण कामों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का हक है। इसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी है जो इस घड़ी को आधी रात से दूर ले जा सकता है। चलिए, तो आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। हमारे पास डूम्सडे क्लॉक है, एक शक्तिशाली प्रतीक जो फिलहाल आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड दूर है। और ये अब तक का सबसे खतरनाक स्तर है। इसे 1947 में उन परमाणु वैज्ञानिकों ने बनाया था जिन्होंने पहला एटम बम बनाया था, ताकि वो दुनिया को उसके खतरों से आगाह कर सकें। बिल्कुल। शुरुआत में फोकस सिर्फ परमाणु युद्ध पर था, लेकिन अब इसमें जलवायु परिवर्तन और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के खतरे भी शामिल है।
इसका मकसद है जनता को जगाना और नेताओं पर एक्शन के लिए दबाव बनाना। लेकिन ये अपने ही बनाए जाल में फंसती हुई भी दिख रही है। लगातार चेतावनी देने से लोग सुन्न हो रहे हैं। कई खतरों को एक साथ मिलाने से संदेश उलझ रहा है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इसका असर भी कम हो रहा है। तो हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। ये घड़ी जलवायु परिवर्तन जैसे धीमी गति से बढ़ने वाले संकट को परमाणु युद्ध जैसे अचानक और विनाशकारी खतरों के साथ मिला देती है। तो सवाल यह है कि क्या इन अलग-अलग तरह के जोखिमों को एक ही प्रतीक में जोड़ने से हम अपनी वैश्विक स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं, या इससे ये तय करना और भी मुश्किल हो जाता है कि पहले कौन सी आग बुझाई जाए।